दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जब से यमन की एंट्री हुई है तब से इजराइल के सपोर्टर देश को औकात दिखा दी है। उसने इजराइल सहित उसके सपोर्टर देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो अमेरिका का है, क्योंकि हुतीज अमेरिका के शिप को सबसे ज्यादा टारगेट करके उस पर हमला कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका आगे तो आया, लेकिन फिर अमेरिका ने कहा मेरे पास वॉरशिप कम है, हम अकेले यमन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यमन एकदम निडर हो चुका है और उसे कुछ भी खोने का डर नहीं है। इसीलिए एक नेवल अलायंस बनाकर उसका मुकाबला करेंगे, जिसमें उसने कई देशों को इनवाइट किया और बहुत ही कम देशों ने ज्वाइन किया और कुछ ज्वाइन करने के बाद भी पीछे हट गए, जैसे कि फ्रांस, इटली, स्पेन एटसेट्रा। इसमें से कई ने अमेरिका के अंदर में काम करने से इनकार कर दिया। इस तरीके से यह कोशिश भी छोटे से यमन को रोकने के लिए नाकाम हो गई। अब दोस्तों, हाल ही में यमन के स्पोक्स पर्सन जनरल याया सरिया ने लाइव टीवी पर आकर के ऐसा ऐलान किया है, जिससे पूरी अमेरिकी नौसेना में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, याया सरिया का बयान हवाबाजी की तरह नहीं होता है, वह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबसे पहले इन्हें लोगों ने इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जब लाइव टीवी पर देखा था तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने उसके कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए थे और फिर शिप के जरिए बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा दिया। तब से यह जब जब टीवी पर आए हैं, इन्होंने जो भी बयान जारी किया है उसे पूरा भी किया है। और इस बार उन्होंने अपनी बयान में कहा है कि हमारे 4 करोड़ फाइटर्स यानी यमन की पूरी आबादी इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। यमन के हुतीज ने भी कहा है कि हमारे 10 शहीदों के खून से हमारी और अमेरिका के साथ जंग की नई शुरुआत हो चुकी है। 4 करोड़ की आबादी वाला यमन अब इनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन्होंने बयान में और भी कई सारी वार्निंग अमेरिका और इजराइल को दी है। साथ ही फिर से यह बात दोहराई है कि कोई भी शिप जो इजराइल से जुड़ा हुआ है वह रेड सी को पार नहीं कर सकेगा, जिसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। और आज ही दोस्तों, हुतीज ने एक बार फिर से लाल सागर में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 21 मिसाइल एक साथ एक शिपिंग लेन पर दाग दी है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है। यूएस सेंटकॉम रिपोर्ट के अनुसार हुतीज ने 21 मिसाइलें दागी है, जिसमें से 18 यूएवी मिसाइल थी, 2 क्रूज मिसाइल थी और एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। यूएस सेंटकॉम ने बताया कि दक्षिणी लाल सागर के अंदर एक बहुत ही बड़ी शिपिंग लेन जा रही थी, जिस पर 21 मिसाइल के साथ हुतीज ने हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के जो आइजनहावर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस हमलों को नाकाम कर दिया। 21 के 21 मिसाइलों को जहाज तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। दोस्तों, याया सरिया ने अपनी बयान में कहा कि इजरायली शिप को रोकना गाजा में शांति लाने के लिए हमारा एक तरीका है, क्योंकि जब अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो हम भी अल्लाह के सर्वेंट यानी कि फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यह बयान जारी करने के बाद यमन ने हमला नहीं किया, बल्कि वह एक कदम आगे चल रहा है। उसने पहले ही अमेरिकी नौसेना पर हमला किया, उसके बाद बयान जारी किया। अमेरिका ने बताया उनकी वॉरशिप यूएसएस लाबून पर यमन के लोकल टाइम सुबह के 9:30 बजे ड्रोन अटैक यमन की तरफ से किया गया था। यह अटैक जब हुआ तो अमेरिका के मुताबिक इलाके में कई कमर्शियल शिप भी मौजूद थी। हालांकि उन शिप को इनमें टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि डायरेक्ट अमेरिकन नेवी को ही इसमें टारगेट किया गया था। वहीं यूके ने भी बताया कि एक और कमर्शियल शिप का पीछा 6 स्मॉल बोट्स यमन के पास कर रही थी। दोस्तों, यमन ने नवंबर से कई शिप को निशाना बनाया है, जिसमें से उसने कई पर हमला किया है तो कुछ को सीज भी कर लिया है। यह हमले उनके पिछले हमलों से काफी ज्यादा बड़ा था, जिससे इजराइल को काफी ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा है। इजराइल के अलावा और भी कई देशों को नुकसान हुआ है। दोस्तों, यमन के हुतीज चर्चा में तब आए जब 19 नवंबर को इन्होंने इजरायली अरबपति बिजनेसमैन के शिप को सीज कर लिया और उन्हें अपने पास यहाँ लाकर रोक लिया। दोस्तों, वह शिप आज तक रिलीज नहीं हुआ है। उसके बाद फिर शुरुआती दिसंबर में इन्होंने यूनिटी एक्सप्लोरर शिप और एक कंटेनर शिप टारगेट किया था। इसकी जानकारी यमन के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन खुद लाइव टीवी पर आकर दी थी। और मिड दिसंबर में फिर उन्होंने नॉर्वे फ्लैग वाले शिप पर हमला किया। उस शिप की तरफ मिसाइल उन्होंने फायर की थी, जो अपने टारगेट पर जाके लगा। हालांकि इन दर्जनों हमलों में किसी की भी जान नहीं गई है और इससे इजराइल और यूरोप को फाइनेंशियली काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनकी इस हमलों से दुनिया भर के सबसे इम्पोर्टेंट सी रूट में से एक रेड सी का भी रूट खतरे में पड़ गया था। इस रूट से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस और बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल एंड गैस ही है।
क्योंकि रेड सी के आसपास के जितने भी मिडिल ईस्ट देश है दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, जो कि यूरोप में बहुत ही ज्यादा तेल भेजते हैं और यह रेड सी से जुड़ी स्वेज कैनाल होकर के ही गुजरता है। केवल तेल ही नहीं, फूड प्रोडक्ट के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एशियन कंट्री से आने वाला पाम ऑयल और अनाज भी इसी रूट से होकर यूरोप की तरफ जाते हैं और तो चाइना में बनने वाले टेक प्रोडक्ट भी इसी रूट से होकर गुजरते हैं। दोस्तों, यमन ने ऐसा काम किया है कि बहुत सारी कंपनी अपने हजारों करोड़ के शिप और अपने क्रू मेंबर की सेफ्टी के लिए अफ्रीका महाद्वीप को पार करके उत्तर की तरफ से इजराइल और यूरोप पहुंचना स्टार्ट कर दिया है, जिसे लगभग 19 दिनों में तय होने वाला यह सफर 31 दिनों में तय होने लगा। और तो और दोस्तों, हुतीज के इस हमले से मिस्र यानी कि इजिप्ट को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वेज कैनाल इजिप्ट में है और जितने भी शिप रेड सी से गुजरते हैं वे स्वेज कैनाल को पार करके ही यूरोप पहुंचते हैं और स्वेज कैनाल में टोल टैक्स लेकर इजिप्ट हर साल $10 बिलियन कमाता है। और अब क्योंकि रेड सी में शिपिंग ट्रैफिक 35% कम हो गया है, इसीलिए इजिप्ट को नवंबर से अब तक लगभग $28.5 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इसीलिए अमेरिका ने सोचा था कि यमन का मुकाबला करने के लिए इजिप्ट भी उनका साथ देने के लिए उनकी नेवल फोर्स को ज्वाइन कर लेगा। साथ ही अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन को भी यमन के खिलाफ अपनी नेवल अलायंस में शामिल करना चाहता था, लेकिन बहरीन को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश ने अमेरिका की इस नेवल फोर्स को ज्वाइन नहीं किया। इतना ही नहीं, इजिप्ट को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान यमन की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी उसने इस हमलों की निंदा तक नहीं की है, क्योंकि इजिप्ट का बॉर्डर गाजा से मिलता है और इजिप्ट की जनता फिलिस्तीन की पूरी तरह से सपोर्ट में है। तो इजिप्ट की गवर्नमेंट अगर यमन के खिलाफ जाती है तो जनता के गुस्से का सामना उनको करना पड़ सकता था, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। साथ ही सऊदी अरेबिया और यूएई इसलिए अमेरिका का साथ देने के लिए नहीं उतरे, क्योंकि यमन ने ऑलरेडी उन्हें वार्निंग दे दी थी कि अगर आप हमारे खिलाफ उतरे तो एक भी ऑयल फील्ड आपके देश में नहीं बचेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि स्पेन और इटली जैसे देश भी अमेरिका का साथ इसमें नहीं दे रहा है। यूं तो यमन का इजराइल के साथ कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गाजा को सपोर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन इनके लिए यमन अपना पूरा देश दांव पर लगा चुका है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि उसने यमन में मौजूद मिसाइल लॉन्च साइट और ड्रोन साइट जैसी इंपॉर्टेंट लोकेशन की लिस्ट तैयार कर ली है, जिस पर वह एयर स्ट्राइक कर सकता है। और व्हाइट हाउस ने यमन को इसी क्रम में लास्ट वार्निंग भी दी थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, लगभग 10 साल से गृह युद्ध झेल रहा यमन अमेरिका की लास्ट वार्निंग से डर के पीछे हट गया होगा? नहीं, बल्कि इस लास्ट वार्निंग को जब अमेरिका ने जारी किया उसके कुछ ही घंटे बाद यमन ने अपना बिल्कुल नया हथियार, एक बोट ड्रोन उनकी तरफ फायर कर दी। दोस्तों, यमन इस हथियार का यूज पहली बार इस लड़ाई में किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल या फिर फिलिस्तीन को? कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।